हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं रोहित सिंह कैफे स्टडी पॉइंट पर कैफे इंटर कॉलेज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये संबंध और फलन पर हमारा 5वां वीडियो है और इससे पहले हम 4 वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने 11th के पूरे कंटेंट को कंप्लीट कर लिया था एनसीईआरटी बुक से, और 12th के लिए ये आखिरी वीडियो होगा जिससे कि 12th के लिए भी आपका रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं संबंध और फलन का ये 5वां वीडियो। देखिए दोस्तों, इसमें हम फलनों के कंपोजिशन अर्थात संयोजन के बारे में जानेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इससे पहले हम क्या करते थे कि दो हमारे सेट होते थे, दो सेट, और इन दोनों सेट का क्या करते थे हम, एक इनके बीच में एक रिलेशन डेवलप करते थे, और जब ये रिलेशन कुछ रूल्स को फॉलो करने लग गया, कुछ स्पेशल रूल्स को, तो हमने इसको फंक्शन कह दिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कुछ फलनों को, जैसे ये एक फलन ये हो गया आपका, मान लो ये एफ हो गया, एक फलन और कोई है जी है, मान लो सपोज करो कोई फलन है जी आपका, इसके और इसके बीच एक कोई फलन क्या है, जी है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपोजिट करेंगे, एफ और जी को जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, जब एफ और जी को जोड़ देंगे तो ये संबंध यहाँ से यहाँ बन जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये सेट ए है, ये सेट आपका बी है, और ये सेट आपका सी है। ठीक है दोस्तों, तो अब जब हम ए से सी में डायरेक्ट जो रिलेशन बनाएंगे वही आपका कंपोजिशन आपका हो जाएगा, जिसको हम जी ओ एफ लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है, परिभाषा क्या है कि मान लीजिए कि एफ फंक्शन ए टू बी तथा जी जो फंक्शन है वो बी टू सी, दो हैं, दो फंक्शन हैं, दो फलन हैं, तब एफ और जी का संयोजन जी ओ एफ द्वारा निरूपित किया जाएगा। ठीक है, जी ओ एफ द्वारा निरूपित होता है तथा फलन जी ओ एफ ए टू सी लिखा जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, फॉर एवरी, सिंबल को फॉर एवरी कहते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए द्वारा परिभाषित होता है। ठीक है, जो चीज मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से बताई वही यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पिक्चर्स भी कुछ लिखा हुआ आप देख लीजिए। यहाँ पे ए एक सेट है, बी दूसरा सेट है। ये आपका एफ फंक्शन यूज होने के बाद ये जो एक्स है वो क्या बन गया, एफ एक्स बन गया। ठीक है, एफ एक्स बन गया, और उसके बाद जब इस पे हम जी फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपका। अब ये डायरेक्ट क्या हो गया, ए से सी के बीच एक संबंध हो गया। ठीक है, ए से सी के बीच एक संबंध हो गया, एक स्पेशल प्रॉपर्टी के साथ, जिसको हमने ए से सी के बीच का फलन कहा, जी ओ एफ। यही हमारा कंपोजिशन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपका एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। अब इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं कि आपका जो फंक्शन है वो कहाँ से आर में है, लेकिन आपको क्या देखना है कि डोमेन में से हमें ये चीज घटाना पड़ेगा। हम ये नहीं रख सकते डोमेन, मतलब एक्स का मान ये नहीं रख सकते, ये मतलब 7/5। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 7/5 रख देंगे, ठीक है, जब 7/5 यहाँ रख देंगे तो 5 5 से कट जाएगा, 7 माइनस 7, ये क्या हो जाएगा, हर हमारा जीरो हो जाएगा, मतलब परिभाषित नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या कहते हैं कि डोमेन में ये नहीं रहेगा, और जब डोमेन में ये नहीं रहेगा तो रेंज में हमको 3/5 नहीं मिलेगा। मतलब टोटल जितने भी रियल नंबर्स हैं सब हैं एक्सेप्ट 7/5, 7/5 को छोड़ के। ठीक है, और इसी तरह से हमारे रेंज में जितने भी रियल नंबर है सब हैं 3/5 को छोड़कर। तो ये तो हमारा एक फंक्शन एफ एक्स हो गया। इसी तरह से एक दूसरा फंक्शन हम जी एक्स लेंगे। जी एक्स हमारा क्या है, 7x प्लस 4/5x माइनस 3, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो जी है उसमें डोमेन में क्या नहीं रहेगा, आप खुद ही देख सकते हैं क्या नहीं रहेगा, यहाँ पे 3/5 नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, 3/5, बिकॉज इफ वी पुट 3/5 हियर वी विल गेट दिस विल बी 3 एंड 3 माइनस 3 फाइनली विल गेट 0। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कांट टेक 3/5 द वैल्यू ऑफ एक्स। हम एक्स हमारा जो डोमेन है उसका मान 3/5 नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद आपका जो रेंज होगा वो सारे रियल नंबर्स तो रहेंगे एक्सेप्ट 7/5। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा एफ ओ जी होगा वो आइडेंटिटी फंक्शन ए होगा, और जी ओ एफ होगा वो आइडेंटिटी फंक्शन बी होगा। और इस प्रकार ऐसा होगा कि आपका ये वही चीज मैंने बताया कि आई ए क्या है, वो एक्स होगा फॉर एवरी
x बिलोंग्स टू a और ib जो होगा वो क्या होगा, वो भी x होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b, जहां a क्या होगा, एक ऐसा रियल रियल नंबर का सेट होगा जिसमें 3/5 नहीं है जो मैंने ऊपर बताया, ठीक है, और b क्या होगा, एक ऐसा रियल नंबर का सेट जहां पे 7/5 नहीं होगा, ठीक है। अब a आई ए और आई बी को क्रमशः समुच्चय ए और बी पर तत्समक फलन कहते हैं। ऐसे में आप एक चीज और जान जाओगे कि जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो जानेंगे कि ऐसे फलन को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जी ओ एफ निकालते हैं, ठीक है। जी ओ एफ कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, आप समझिए जी ओ एफ कैसे निकलेगा। हम क्या करेंगे, देखिए एफ एक्स है और जी ओ एफ का मतलब क्या हो गया कि जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, राइट, ऐसे, ठीक है। अब समझिए, आपको एफ एक्स तो आपको पता है, मतलब कि जी ऑफ दिस वैल्यू क्या हो जाएगा, जी ऑफ दिस वैल्यू, मतलब जी के अंदर जहां पे हम एक्स रखते हैं, एक्स की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है, ये पूरी वैल्यू। तो जहां जहां भी एक्स है यहाँ पे ये पूरी वैल्यू रख दी जाएगी और यहाँ पे भी ये पूरी वैल्यू रख दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक्स मिलना चाहिए। चलिए ये देखते हैं, हमने हल शुरू किया तो हमने क्या किया, जी ऑफ दिस वैल्यू लिखा ना, ये दिस जी ऑफ दिस वैल्यू, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, 7 इंटू दिस वैल्यू प्लस 4 अपॉन 5 इंटू दिस वैल्यू माइनस 3, यहाँ पे ये लिखा 7 दिस वैल्यू प्लस 4 अपॉन 5 दिस वैल्यू माइनस 3। फिर इसको जब हमने सॉल्व किया पूरी तरह से, सॉल्व करने के बाद 41/x मिल गया और रिजल्ट हमको क्या मिल गया, x मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो हमने x x पुट किया हुआ था, हमारा जो डोमेन था वहां पे एक्स पुट किया और 2 बार फंक्शन अप्लाई किया, एक बार फंक्शन एफ के साथ अप्लाई हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम किसके साथ हुआ, जी के साथ अप्लाई हुआ, और उसके बाद हमको रिजल्ट फिर से क्या मिल गया, एक्स मिल गया। इट मींस इट इज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। हमें ये क्या मिल गया, आई ए मिल गया, ठीक है, आई ए मिल गया, राइट। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला निकालते हैं, एफ ओ जी निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो आपका जी एक्स वैल्यू है एफ के अंदर, एफ ऑफ जी एक्स वाली वैल्यू रख दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे 3x प्लस 4 और 5x माइनस 7 था, तो x की जगह पे ये पूरी वैल्यू उठा के रख दी, देखिए, है ना। और यहाँ पे 5x था तो 5x की जगह ये पूरी, चूंकि x की जगह ये वैल्यू आ गई है तो ये वैल्यू यहाँ पे x की जगह ले ली। इसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, 41/x, 41 से कट के रिजल्ट क्या आ गया, x आ गया। अगेन वी कैन सी दैट वी स्टार्टेड फ्रॉम x एंड फाइनली वी गॉट x। हमने x से शुरू किया, g के साथ फंक्शन को अप्लाई किया और उसके बाद फिर f के साथ फंक्शन को अप्लाई किया, एंड अगेन हम जहाँ x हमने इनपुट डाला था हमें आउटपुट क्या मिल गया, x मिल गया। इट मींस इट इज आइडेंटिटी फंक्शन, ये तत्समक फलन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो ये पहले आपने देखिए एक चीज और हम पहले आपको बता दें, जैसे देखिए ये 3 फलन है मान लीजिए ये, ठीक है। तो एक बार इसको मान लीजिए एफ अप्लाई हुआ और ये जी अप्लाई हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ ओ जी हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, ए और क्या था, बी था और क्या था, ए था, ठीक है दोस्तों। फिर अगली बार क्या हुआ, पहले हमने क्या किया, जी अप्लाई किया फिर एफ अप्लाई किया, ठीक है। अगली बार हमने क्या किया, फिर से हम यहाँ पे 3 फंक्शन बना लेते हैं, 3 सेट बना लेते हैं, ठीक है। और पहले हमें क्या करना है, जी अप्लाई करना है। जी कब अप्लाई होता है, जब बी से ए में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, यही तो है जी आपका, ये जी है ना, ये जी है, ये आपका एफ है और ये आपका क्या है, जी ओ एफ है, जी ओ एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए आपका चूंकि क्या है, ये जी है, तो जी कहाँ से चलता है, जी बी से चलता है ना, तो बी से कहाँ गया, ए में, राइट। और फिर ए से कहाँ जाएगा, एफ, एफ हमें करना है, एफ क्या है, ए से बी में, ये आपका एफ है, तो ये आपका क्या हो गया, सेट बी हो गया। तो इस तरह से ये जो बी टू बी आया, क्या आया, ये बी टू बी फंक्शन, वो क्या आया, आइडेंटिटी फंक्शन बी टू बी आया ना, ये क्या हो गया, एफ ओ जी हो गया, ठीक है, एफ ओ जी। तो जो आपका वहां पे आई एक्स ऑफ बी और आई एक्स ऑफ ए लिखा हुआ था, आई एक्स ऑफ बी और आई एक्स ऑफ ए, ठीक है, ये आपका यहाँ पे देखिए ये आई बी लिखा हुआ है ना, आई बी, और यहाँ पे क्या लिखा है, आई ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी ओ एफ में आपका आई बी आएगा और यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है, इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है। देखिए दोस्तों एक थोड़ा सा इस पे हम चर्चा कर लेते हैं
कि मान लीजिए कोई एक सेट ये है, ठीक, और ये दूसरा सेट है बी, ए और बी, और इनके बीच हमें लगा है एक संबंध है, ठीक है। ये क्या है? एक एक संबंध है जो कि फलन के रूप में है, एक फंक्शन है ये, ए से बी में, ठीक है, ए से बी में। तो क्या ये जो बी से ए में जो फलन होगा इस साइड में, ये इस साइड में गया ना, ए टू बी, तो जो बी टू ए होगा, बी टू ए, अगर ये फंक्शन, कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कोई फंक्शन बन रहा है, तो यही आपका एफ इनवर्स होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ एक बात हम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है एक, और यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक है, ठीक है, राइट। और यहाँ पे भी ऐसे कर लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको इससे मिला दिया, इससे, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, दूसरे वाले से, और तीसरे को हम पहले से मिला देते हैं, ठीक। तो देखिए, ये एक फलन तो हो गया ना। फलन की जो परिभाषा है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसका कि प्रतिबिंब ना बन रहा हो, और दूसरा क्या है कि किसी एक का, एक आपका जो यहाँ पे डोमेन है इसका दो रेंज के साथ जाके ना मिले, ठीक है। मतलब कि क्या है कि ये, हाँ, ये जाके मिल सकता है, बट यहाँ से एक, जैसे आप जो हमारा वो होता है क्रमित युग्म होता है, इसका पहला फैक्टर कॉमन ना हो, ठीक है। मतलब ये इसके साथ भी मिला हो और ये इसके साथ भी मिला हो, ऐसा ना हो, एक जो है दो रेंज के साथ जाके ना मिले, ये दो कंडीशन फॉलो होती है। तो दोनों यहाँ पे फॉलो हो रही है, आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये एक फलन है, एफ एग्जिस्ट कर रहा है। बट अगर हम उल्टा चलें, अब ये हमारा क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? इसमें ये कोडोमेन बन जाएगा। अब अगर हम देखें ये इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए ऐसे, ठीक है, तो देखिए क्या वो रूल फॉलो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये एलिमेंट जो है इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि यह क्या है? यह कोई फंक्शन है ही नहीं। तो हमें एक चीज तो पता चलती है कि अगर किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन होना है तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अकेला ना हो, अर्थात हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए? आच्छादक होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? आच्छादक होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? अगर हम यही बात करते कि चलो यहाँ पे एक एलिमेंट हम और ले लेते हैं, या ऐसे कर सकते हैं कि ये एलिमेंट इससे जाके मिल गया, ठीक है, चार। अब देखिए, अब ये आच्छादक बन गया, तो अब इन्वर्टिबल हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम एक काम करें, इसको हम बहुएक फलन बना दें। अभी तो ये एक एक फलन है, आप देखो एक एक से जाके मिला है, हर हर कोई एक से जाके मिला ना, तो एक एक फलन है। इसको हम अगर बहुएक बना दें, ठीक है, बहुएक बना दें मतलब कि मान लीजिए कि ये रेंज जो है आके इससे भी मिल जाए, ठीक है। अभी भी ए से बी में एक फंक्शन तो है, लेकिन क्या बी से ए में एक फंक्शन है? अभी ये एक थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। मान लीजिए ये लाइन नहीं है, मैं एक इरेज कर देता हूँ, इरेज करके फिर आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। मान लीजिए मैं इस लाइन पे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इस लाइन को मैंने क्या किया? इरेज कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपका फंक्शन है ए टू बी एक फंक्शन है, आप देख सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए ये जाके कोई भी आपका यहाँ पे अकेला नहीं छूट रहा है, और सब जो है एक एक से ही मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इधर की बात करें, इधर की बात करें, मान लीजिए ये पॉइंट नहीं है, सपोज करो तीन ही एलिमेंट है, तो ये क्या है? दो से आके मिल रहा है, राइट। तो बी से ए में अगर हम बात करेंगे तो इसका जो है ये जो कि दो रेंज से जाके मिल रहा है ना, इसकी वजह से फंक्शन नहीं रह जाएगा। इसका मतलब कि अगर बहुएक फलन है तब भी वो क्या है कि वो कभी इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। तो हमें दो चीजें समझ में आती हैं कि हमारा फंक्शन एकाकी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए, तभी वह इन्वर्टिबल होगा। चलिए हम व्युत्क्रमणि की परिभाषा देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि f जो है वो x टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा कब? यदि एक फलन g x y टू x अस्तित्व में इस प्रकार है कि g o f इक्वल टू i x और f o g इक्वल टू i y, ठीक है। फलन g को f का प्रतिलोम या फिर इनवर्स कहते हैं, और इसे f इनवर्स से प्रकट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक फंक्शन f है, ठीक है, कोई एक फंक्शन f है, तो g एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए, मतलब इसी को हम क्या कह देते हैं? g, ठीक है, ये क्या है? g है। अब समझिए बात को, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करूं,
तो यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। ये मान लीजिए ए हो गया, ये हो गया आपका बी हो गया, और ये हो गया एफ हो गया। ठीक, एफ हो गया, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए से बी में एफ है, और एफ से यहाँ पे फिर से हम ए में आ जाते हैं, ए में, और ये आपका क्या है, जी। अब अगर एफ ओ जी हम करें, मतलब ए से चले और ए में पहुंच गए, ए से चले और ए में पहुंच गए, तो एफ और जी क्या होंगे आपस में, ये एफ का ये जी क्या होगा, प्रतिलोम होगा। समझ गए, कहने का मतलब ए से चले ए में आ गए, वही चीज तो हुआ कि देखो ए से आप बी में गए और बी से वापस ए में आ गए, यही तो आपका एफ इनवर्स हुआ। तो वही चीज यहाँ भी तो हो रही है कि ए से बी में गए और बी से फिर वापस ए में आ गए। इसका मतलब कि क्या हो गया, ये आपका जो ये फाइनली यहाँ से यहाँ तक गया, ये फाइनली यहाँ से यहाँ तक, समझ गए, ये क्या हो गया, एफ इनवर्स हो गया, बिकॉज ए से फिर वापस हम ए में आ गए, राइट। ओके, ये जी जो होगा ये आपका इनवर्स होगा, सॉरी, ठीक है, जी क्या होगा आपका इनवर्स होगा, बिकॉज कि ये देखिए जो चीज यहाँ पे है वही आपका यहाँ पे है। आप यहाँ पे बी से वापस ए में पहुंच रहे हो, और यहाँ पे फिर से ये ए ही मैंने लिखा है, तो बी से वापस ए में पहुंच रहे हो। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जी ओ एफ जो होगा वो आई एक्स होगा, और एफ ओ जी जो होगा आई वाई होगा। अगर ये दो कंडीशन फॉलो हो रही तो आपका फलन क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा, इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, और दूसरा जो अभी हमने ऊपर आपको बताया कि अनिवार्यता जो है एकाकी और आच्छादक होगा, तभी यह व्युत्क्रमणीय होगा, और अगर व्युत्क्रमणीय है तो अनिवार्यता एकाकी और आच्छादक होगा। मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन इफ एंड ओनली इफ पे चलेगी। ठीक है, अगर व्युत्क्रमणीय है तो एकाकी आच्छादक होगा, और अगर एकाकी आच्छादक है तो अनिवार्यता व्युत्क्रमणीय भी होगा। तो इसकी वजह से हम आसानी से कोई भी फंक्शन को अगर हमें व्युत्क्रमणीय फलन प्रूव करना है तो हम उसको अगर एकाकी और आच्छादक दिखा दें तो हम जान जाएंगे कि ये फलन आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए कि f जो है वो n2y एक फंक्शन है जिसमें एफ एक्स इक्वल टू 4x+3 द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहां y इक्वल टू y बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर y n इक्वल टू 4x+3। ठीक है, किसी n x बिलोंग्स टू n के लिए सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। ऐसे में देखिए y के किसी स्वेच्छ अचर y पर विचार कीजिए। y की परिभाषा द्वारा प्रांत n के किसी अवयव के लिए y इक्वल टू 4x+3 है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि x इक्वल टू y-3/4। कहने का मतलब जब भी ये आपका फंक्शन a है और ये b है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई सेट डालेंगे, x का मान यहाँ पे कोई पुट करेंगे अगर इसमें, तो यहाँ पे तो हमें y का मान, ये अगर फंक्शन गया ऐसे f गया, राइट, ये ऐसे f गया, ये f है a टू b। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x का मान कुछ भी रखेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं, तो हमें यहाँ y का एक मान मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही जो भी यहाँ पे कोई एक मान है उसके लिए यहाँ पे भी हमको एक यूनिक नंबर मिलेगा। कैसे, अगर हम x फाइंड आउट करें, x बराबर क्या रख दें, y-3/4। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 1 है अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। 1 किससे आके मिल जाएगा, 7 से मिल जाएगा। ठीक है, 1 किससे आके मिल जाएगा, 7 से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि भाई ये मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ 11 है, सपोज करो, क्या है, 11 है, तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या 11 का कोई पूर्व प्रतिबिंब होगा, पूर्व प्रतिबिंब नहीं, बल्कि अगर हम इन्वर्टिबल की बात कर रहे हैं तो प्रतिबिंब की बात करें, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया, और ये अब यहाँ पे क्या इसका कोई रेंज बनेगा। तो देखो क्या इसका कोई है 11 का, y अगर 11 है, y 11 है तो 11 से 3 निकालेंगे कितना आएगा, 8, 8 डिवाइड बाई 4 तो क्या मिल जाएगा, 2। हाँ मिल जाएगा ना, यहाँ पे हमको 2 मिल जाएगा। समझ गए, तो इधर भी जाओगे आप देखोगे कि एकाकी भी मिलेगा और आच्छादक भी मिलेगा। इस तरह से आप कह सकते हो कि ये क्या है, आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपका GOF पहले निकाल लिया है, GOF निकाला तो इनको क्या मिल गया, x मिल गया। ठीक है, इसी तरह से FOG जब इन्होंने निकाला तो क्या मिल गया, y मिल गया। इस तरह से हम कह सकते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि GOF इज इक्वल टू IN और FOG इज इक्वल टू IY। इसका तात्पर्य है कि f व्युत्क्रमणीय है और फलन g फलन f का प्रतिलोम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक प्रमेय यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर x टू y कोई एक फंक्शन है और y टू z एक दूसरा फंक्शन g है, ठीक है,
x टू f एक फंक्शन f है, और y टू g एक फंक्शन y टू z मतलब z एक फंक्शन g है, और एक तीसरा फंक्शन है z टू s h। ये तीन फलन है, तो ये जो है आप देख सकते हैं क्रम विनिमय एक नियम का पालन करते हैं। कहने का मतलब h ऑफ जी ओ एफ आप करो, पहले मैं इन दोनों का कंपोजिशन करा के फिर इसका कंपोजिशन कराओ, या फिर पहले दोनों का कंपोजिशन करा के फिर तीसरे के साथ कराओ, आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज है। इसको आपका ये देखिए, पहले इसका कंपोजिशन कराया, इसका कंपोजिशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स, ये जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, फिर हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स ऑफ एफ, ये हो गया, और फिर हो गया एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इस तरह से सिमिलरली इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसको हम अप्लाई करेंगे तो एफ एक्स ऑफ जी हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा एच जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। तो हम दोनों कंडीशन में हमारा देखिए राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, दैट्स वाई ये हम कह सकते हैं कि ये शायद मैंने क्रमबिन में बोल दिया था, एक्चुअल में क्रमबिन में नहीं बल्कि एसोसिएटिव लॉ मतलब साचर नियम का पालन करता है। ठीक है, साचर नियम है। ठीक है, इसी तरह के तरीके से मान लीजिए कि एफ एक्स टू वाई एक फंक्शन है, और जी जो है वो वाई टू जेड दूसरा फंक्शन है, दो व्युत्क्रमणीय फलन है, तो जी ओ एफ भी व्युत्क्रमणीय होगा, और जी ओ एफ का जो कंपोजिशन जो व्युत्क्रम होगा वो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स होगा। ठीक है, इसमें आपका लिखा हुआ है कि जी ओ एफ को व्युत्क्रमणीय तथा जी ओ एफ इनवर्स को एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सिद्ध करने के लिए यह प्रमाणित करना पर्याप्त है कि इन दोनों का कंपोजिशन आई एक्स, जैसे पहले इससे पहले हमने प्रमेय एक में किया था ना, वो इससे पहले जो हम डेफिनेशन देख रहे थे। ठीक है, उसी तरीके से हम कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों का कंपोजिशन, जब भी कोई दो फलन को हमें व्युत्क्रमणीय दिखाना हो तो हम उन दोनों का अगर क्या करें, उन दोनों के बीच का कंपोजिशन हम अगर आई एक्स दिखा दें, और फिर इसके इनवर्स करके मतलब इसको पहले रख के इसको बाद में रख के इसका कंपोजिशन हम आई जेड दिखा दें, बिकॉज ये एक्स से स्टार्ट होता है तो आई एक्स, और ये जेड से स्टार्ट होता है तो आई जेड अगर हम दिखा दें तो हमारा ये व्युत्क्रमणीय सिद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले इसको देखो, इसने इसमें किया हुआ है, पहले इसको इसका कंपोजिशन अलग जी को लाके इसके अंदर किया, जब जी को लाके इसके अंदर करेंगे तो जी इनवर्स और जी का कंपोजिशन एक साथ हो जाएगा, और इन दोनों का कंपोजिशन एक साथ होते हैं हमको क्या मिल जाएगा, आई वाई मिल जाएगा। ठीक है, आई वाई मिल जाएगा, राइट। और जब हम आई वाई का फिर से करवाएंगे एफ के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा, आई एक्स मिल जाएगा। ठीक है, इससे प्रमाणित हो गया कि हमारा जो कंपोजिशन है वो हमको फाइनली आके एक्स मिल गया। ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, और ये तीसरा फंक्शन है। ठीक है, तीन फंक्शन है। चलिए इसको अभी हम आगे एग्जांपल किसी एग्जांपल के हिसाब से समझेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ कि एस है जो कि 1 2 3 है। अब निर्धारित कीजिए कि क्या नीचे दिए गए परिभाषित फलन एस टू एस मतलब एस का एस के साथ ही दिखाया हुआ प्रतिलोम फलन है कि नहीं हमको चेक करना है। एफ इनवर्स अगर है तो एफ इनवर्स का हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला हम अगर देखें, आप देखिए ये देखिए, एक एक के साथ, दो दो के साथ, और तीन तीन के साथ है, मतलब ये एकाकी और छादक दोनों है, इसलिए ये इन्वर्टिबल है। ठीक है, दूसरे की बात करें तो एक दो के साथ, दो एक के साथ, और तीन एक के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक समस्या हमको नजर आ रही है। ठीक है, जब हम सीधा सीधा अगर मिलाएं, मान लीजिए इसका हम एक पिक्चर बना लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं। ठीक है, डोमेन में देखिए ये पहला वाला डोमेन होता है ना 1 2 3, यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। ठीक है, और दूसरा क्या है, देखिए 2 1 और 1 मतलब 1 2 सिर्फ है इसमें, 1 और 2। तो दोस्तों जब हम मिलाएंगे तो ए देखिए 1 को 2 से मिला देते हैं, 1 को हमने 2 से मिला दिया, और 2 को 1 से मिला दिया, 2 को 1 से मिला दिया, और 3 को भी 1 से मिला दिया। तो आप देखिए कि ये क्या हो गया, बहुएक हो गया, और बहुएक हो गया इसका मतलब क्या है कि ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। आप देख भी सकते हो कि इधर से इधर तो आपको फंक्शन दिख रहा है, बट जब इधर से इधर आओगे आप तो आप क्या देखोगे कि ये जो हमारा एक डोमेन है इसके दो रेंज बन रहे हैं, 2 और 3, ये डोमेन हो जाएगा ना इधर से जब इधर उल्टा चलेंगे तो। अब एक डोमेन के लिए दो रेंज बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका ये व्युत्क्रमणीय नहीं है। ठीक है, तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा क्या है, 1 2 3 2 1 3 2, और यहाँ पे 3 2 1, तो ये बिल्कुल ये है, बिकॉज ये आच्छादक भी है और एकाकी भी है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला जो है एकाकी आच्छादी है इसलिए व्युत्क्रमणीय है, दूसरा एकाकी नहीं है।
मैंने बताया ना दूसरा क्या है, बहुएक है ना, इसलिए ये आपका व्युत्क्रमणीय नहीं है। और तीसरा भी आपका एकैकी आच्छादक है, इसलिए व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारा अगला जो टॉपिक है वो बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रियाएं। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, अलजेब्रिक जो हमारे एक्सप्रेशंस है, वो अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं चार, जिसको हम प्लस माइनस गुणा भाग बोलते हैं। ठीक है, प्लस माइनस और गुणा भाग, ये आपने कभी ध्यान दिया कि हम कभी भी इसको सिर्फ दो नंबर के बीच में करते हैं। ठीक है, कभी भी क्या करते हैं, दो नंबर के बीच में करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि प्लस 2 + 3 + 4, मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों को जोड़ो, तो क्या आप डायरेक्ट जोड़ते हो? नहीं, आप कैसे जोड़ते हो? पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 3 × 2 = 5 बोलते हैं। पहले कहने मतलब इन दोनों को हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव जो है ना, ये देखिए, ये दो बेस हैं, दो आधार है, इन दोनों आधारों के बीच अब अप्लाई होने वाला एक ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है। ठीक है, और जब ये 5 आ गया, फिर हमने ये 4 प्लस लिखा और 4 लिखा, और फिर हमने क्या किया, 5 और 4 को अप्लाई किया। तो आपने देखा कि ये भी जो है, यहाँ भी ये प्लस क्या है, दो आधार वाला एक फंक्शन ऑपरेशन है। ठीक है, इसी तरह से माइनस गुणा भाग ये सब क्या है, द्विआधारी है। तो इसी को हमको समझना है थोड़ा सा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि a+b, a-b, a×b एंड a/b वेयर b नॉट इक्वल टू 0 को संबद्ध अगर हम करें तो हम देखेंगे कि क्या है, ये द्विआधारी है। और द्विआधारी का अर्थ क्या होता है, दो आधार वाली, जैसे एक आधार ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इसकी अगर परिभाषा देखें तो किसी समुच्चय A में एक द्विआधारी संक्रिया, ये हमारा ऑपरेशन है। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, स्टार से इसको डिनोट कर रहे हैं। एक फलन है जो कि ऑपरेशन कैसे चल रहा है आपका, A to A कैसे चला, A और A के बीच हम ऑपरेशन कराएंगे और उसके बाद फिर हमको रिजल्ट क्या मिल गया, A मिल गया। तो हम इसको कैसे निरूपित करते हैं, ऑपरेशन A, B को A स्टार B द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, अब देखिए योग की, अगर हम एग्जाम्पल थोड़ा सा लेके चलें, योग की बात करें, ठीक है, वो भी रियल नंबर की बात करें, तो चलिए देखिए कि योग में रियल नंबर से रियल नंबर के बीच अगर हम ये ऑपरेशन कराएं, मतलब इस प्लस को यहाँ बीच में अप्लाई करें, ठीक है, तो रियल नंबर का ए बी के साथ जो रिजल्ट आएगा, ये a+b द्वारा परिभाषित है। ठीक है, ये परिभाषित है, ये आपका अप्लीकेबल है। ठीक है, इसी तरह से अंतर की बात करें तो ये भी परिभाषित है, क्योंकि अगर आप दो रियल नंबर को आप घटाओगे, यहाँ पे ये यहाँ पे गुणा मत समझिएगा, ये दो का ऑपरेशन यूज किया जा रहा है, राइट। तो जब इसको हम माइनस के साथ इसको अप्लाई करेंगे तो फिर भी तब भी रिजल्ट क्या देखेंगे कि ये परिभाषित है, हमको रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से गुणा के साथ जब करेंगे तो दो रियल नंबर का के बीच जब हम गुणा का ऑपरेशन लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, गुणा ही मिलेगा। ठीक है, रियल नंबर के साथ अगर हम ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो हमको रियल नंबर ही मिलेगा, राइट। लेकिन अगर हम भाग की बात करें तो क्या हमेशा दो रियल नंबर का अगर हम रियल नंबर के बीच भाग का ऑपरेशन लगाएं तो हमको क्या रियल नंबर ही मिलेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कब जरूरी नहीं? जब अगर बी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक आपका परिभाषा और है जिसमें हम क्रम विनिमय नियम के बारे में जानेंगे, और इसी तरह से साहचर्य नियम और तत्समक नियम वगैरह भी हैं, आप खुद से देख लीजिएगा। वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको जल्दी खत्म करने वाले हैं। समुच्चय X में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाती है, मतलब ये जो ऑपरेशन है वो क्रम विनिमय कहलाएगा कब, यदि प्रत्येक a, b बिलोंग्स टू x के लिए a ऑपरेशन b इक्वल टू b ऑपरेशन है। जब भी आप देखो कि दो ऑपरेशन के क्रम को अगर मतलब दो जो आधार है उनके क्रम को बदल के हम ऑपरेशन को अप्लाई करें, फिर भी रिजल्ट अगर हमको सेम मिले तो हम कहेंगे कि वह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। जैसे यहाँ रियल नंबर के लिए दिखाया गया है कि रियल नंबर के लिए जो प्लस है, क्वेश्चन है आपका, अब इस क्वेश्चन में हमको सिद्ध करना है कि जो प्लस है और जो मल्टीप्लिकेशन है वह जो है क्रम नियम का पालन करेगा, बट जो आपका डिफरेंस है, ठीक है, व्यकलन है, और जो आपका डिवीजन है, भाग है, ये जो है क्रम नियम का पालन नहीं करेगा। दोस्तों आप एग्जाम्पल कोई भी 2 3 ले लीजिए, 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 आया, इसी तरह से 2 और 3 का गुणा करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं, जैसे अब हम ले लें 2 + 0, 2 + 0 2 आया, मतलब यहाँ फॉलो हो रहा है, 2 गुणे 0 0 आया, मतलब यहाँ भी फॉलो हो रहा है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, चलिए आइए यहाँ पे सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे a+b और a × b फॉर एवरी ab बिलोंग्स टू r क्रम विनिमय है,
और ये नहीं है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, कैसे नहीं है भाई, आप देखिए अगर हम 3 में से 4 घटाएं, 3 में से 4, तो हमें क्या मिलता है, -1 मिलता है। और अगर हम 4 में से 3 घटाएं तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस माइनस के लिए आपने देखा कि 2 का गुणा आपने 3 ही ले लेते हैं, 3 का गुणा 4 में किया, 3 को 4 में जोड़ा, ठीक है, 3 प्लस 4 किया तो कितना आया, 7 आया। 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 आया। अगर इसका हम क्रम बदल के जोड़े, 4 प्लस 3 करें तो क्या तब भी 7 आएगा, बिल्कुल आएगा, इसलिए यह फॉलो हो रहा है। इसी तरह से 3 गुणे 4 12, 4 गुणे 3 12, ये भी फॉलो हो रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉलो नहीं हुआ। सिमिलरली 3/4 इज नॉट इक्वल टू 4/3, राइट, 3/4 इज नॉट इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये कॉमन नियम का पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों हम जो है आगे आपको जो मैंने बताया कि साचर नियम, जिसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, और आइडेंटिटी फंक्शन वगैरह को भी हम यूज कर सकते हैं। और एक अभी जो डेफिनेशन था उसका मैंने एग्जाम्पल के थ्रू उसको इम्प्रूव करने की बात की थी, तो वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम उसको फिर कभी अगले वीडियो में उसको रख लेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।